नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर करीब, उसके बाद मणिपुर से महाराष्ट्र तक तकरीबन 6000 से ज़्यादा कुछ, यानी कि कुल 10,000 किलोमीटर पैदल और वाहनों के साथ चलने के बाद जो पब्लिक फीडबैक मिला, एक एक व्यक्ति से जो संवाद हुआ, उस संवाद से देश की जानकारी मिली हर वर्ग के लोग को लेकर के, और उसका उपयोग जिस तरह से लोकसभा चुनाव में किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा, इन दोनों यात्राओं के से जो फीडबैक मिले थे, जो इनपुट्स मिले थे, उसी के आधार पर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में अपना घोषणा पत्र, न्याय पत्र तैयार किया था। और वो न्याय पत्र सत्ता पक्ष के लिए एक चुनौती बन गया। राहुल गांधी बार बार पूरे चुनाव भर, लोकसभा चुनाव के दौरान उस न्याय पत्र का जिक्र करते थे। उसमें उल्लिखित जो 5 गारंटी और 25 न्याय की बात की गई थी, उसका जिक्र कर रहे थे। हालांकि इसका उपयोग जिस तरह से प्रचार प्रसार के लिए कांग्रेस को करना था, संभवतः शायद कांग्रेस उतना प्रचार नहीं कर पाई संगठनात्मक कमजोरियों के चलते। लेकिन उसको जन जन तक पहुंचाने का काम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया अपने भाषणों के जरिए। नतीजा ये रहा कि जिन लोगों के पास ये न्याय पत्र नहीं पहुंचा, उन लोगों ने इसे खंगालना शुरू कर दिया। आप इंटरनेट पर जाकर के सर्च करेंगे तो ये इसकी जानकारी आपको मिल सकती है। हम वो बातें अब पुरानी हो चुकी, लेकिन इन दोनों यात्राओं और उस न्याय पत्र के बाद जो सफलता इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को मिली, वो एक बड़ी खुराक है, राजनीतिक खुराक। कांग्रेस इस बार के लोकसभा चुनाव में 99 सीटों तक पहुंच गई और उसने बीजेपी को, जो पिछले 2019 के चुनाव में करीब 303 सीटें जीती थी, उनको 2024 में 240 तक समेट दिया। ये एक बड़ा मामला था। हालांकि बीजेपी इसे अपनी कमी के रूप में, अपने खामी के रूप में, अपनी हार के रूप में नहीं ले रही है। उल्टा वो कांग्रेस के ऊपर ही दोषारोपण कर रही है, उनका ही मजाक उड़ा रही है 99 नंबर को लेकर के। ये आप सब ने संसद में भी देखा होगा। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में ही इसका मखौल उड़ाते हुए पूरी बीजेपी, एनडीए गठबंधन और खास तौर पर प्रधानमंत्री को देखा गया। उसी संसद में 1 जुलाई को जब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने 90 मिनट का अपना भाषण दिया और पिछले 10 सालों की बीजेपी यानी कि मोदी सरकार की कमियों, उनकी नीतियों की जम करके आलोचना की और उन नीतियों के चलते आम जनता को जो कठिनाई हुई उसका उल्लेख किया। और इसी दौरान उन्होंने एक बड़ी चेतावनी गुजरात लॉबी को भी दे डाली कि अब की बार हम आपको गुजरात में हराने जा रहे हैं। लिख करके ले लीजिए, मैं आपको चुनाव में हराने जा रहा हूं। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन गुजरात में इस बार चुनाव जीतने जा रहा है। हालांकि इसी 90 मिनट के भाषण के दौरान एक वाकया हिंदू को लेकर के भी आया, जिसमें राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया था
कि हिंदू या हिंदुत्व की ठेकेदारी बीजेपी की नहीं है, नरेंद्र मोदी की नहीं है। उन्होंने नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस पर तगड़ा हमला किया था। उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व दोनों को आदिदेव भगवान शंकर के हवाले से ये सारी चीज़ें रखी थी और उसको ले करके राहुल गांधी के बयान के ठीक बाद उसी बीच में खड़े होकर के प्रधानमंत्री ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और हिंदुओं पर हमला बताया। नतीजा, देश भर में बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों ने मिलकर के कांग्रेस के ऊपर हमला बोलना शुरू कर दिया। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि अगले ही दिन यानी कि 2 जुलाई को कांग्रेस दफ्तर, गुजरात के कांग्रेस दफ्तर में राजीव भवन पर तोड़फोड़ हुई, पथराव हुआ दोनों पक्षों के बीच में, भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल और कांग्रेस के नेताओं के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में। वाराणसी में भी उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के आवास पर तोड़फोड़ की कोशिश की गई। यहाँ भी वही बजरंग दल, भाजपा और हिंदूवादी संगठन पहुंचे थे। हालांकि वाराणसी में तो एक अजीब सी घटना हुई थी कि उन्हें राहुल गांधी का पुतला जलाना था। वो किसी पार्टी कार्यालय पर नहीं गए, किसी चौराहे पर नहीं गए, बल्कि प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर पहुंच गए। इस मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस पदाधिकारियों ने आनन फानन में एक दूसरे को फ़ोन किया, पुलिस को इत्तला दी और पुलिस ने मौके पर पहुंच करके, समय रहते मौके पर पहुंच करके किसी अनहोनी घटना से इस पूरे प्रकरण को बचा लिया। आपको मैंने बताया कि संसद में राहुल गांधी ने बाकायदे ये चुनौती दी थी कि अब की बार गुजरात में हम आपको हराने जा रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस दफ्तर पर तोड़फोड़ हुई थी। इस सिलसिले में इसी बीच संसद की जो कार्रवाई चल रही थी 2 तारीख को उस दिन उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बड़ी घटना हुई, जहां एक भोले बाबा नामक संत के सत्संग में भगदड़ हुई और करीब 125 लोग हताहत हुए और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। प्रतिपक्ष के नेता ने हाथरस पहुंच करके हाथरस और अलीगढ़ पहुंच करके उन पीड़ित परिवार के लोगों से मिलते जुलते हुए उन्हें ढांढस बनाया, उनकी बातें सुनी, उनकी समस्याओं को जाना, उनकी परेशानियों, उनकी कठिनाइयों को जाना और इस पूरे घटनाक्रम के लिए बाकायदे प्रशासनिक खामी को उजागर किया। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दिल खोलकर इन गरीबों की मदद करने की मांग भी की और उसके अगले ही दिन वो गुजरात के अहमदाबाद पहुंच गए। आज अहमदाबाद पहुंचने के बाद उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, जिस अंदाज में वो अपने कार्यकर्ताओं को टाइगर और बब्बर शेर कहते हैं, उसी अंदाज में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की पूरी कोशिश की। उन्होंने बताया 2017 का विधानसभा चुनाव का उल्लेख किया उन्होंने और बाकायदे ये कहा कि 2017 में जो चुनाव परिणाम आया था उसमें कांग्रेस ने जम करके बीजेपी को टक्कर दी थी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी को 99 और कांग्रेस को 77 सीटों पर जीत मिली थी। एनसीपी के 1, भारतीय ट्राइबल पार्टी को 2 और 3 निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे।
तब आपको बता दें कि 2 चरण में चुनाव हुए थे। 9 दिसंबर पहला चरण और 14 दिसंबर दूसरा चरण। औसतन इस चुनाव में 68.41% मतदान हुआ था। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 89 सीटों पर वोट डाले गए, जबकि दूसरे चरण में 93 सीटों पर वोटिंग हुई। बता दें कि 2012 में, इससे पहले, बीजेपी को 115 सीट मिली थी। बीजेपी को 47.9% वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस को 2012 में 61 सीटों पर जीत मिली थी और उनका वोट शेयर 38.9% था। आपको याद होगा कि 2017 का गुजरात चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा चुनाव था और इस चुनाव में राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की थी। बावजूद इसके इस संकीर्ण हार के बाद उनके ऊपर, उनके नेतृत्व के ऊपर सवाल खड़े होने लगे थे। इसके बाद ही उन्होंने अपने आप को और सुधारा और अपनी लड़ाई को, अपनी पार्टी को और मजबूत किया। बावजूद इसके 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए जो चुनाव हुए, 182 सीटों के जो नतीजे सामने आए, उसमें गुजरात में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनी, प्रचंड बहुमत मिला। 5 साल के लिए और मौका दिया गुजरात की जनता ने। 2022 की बात करें तो 27 साल से बीजेपी वहां पर सत्ता में थी और आगे भी सरकार बनी रहेगी, इसकी उम्मीद की जा रही थी। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को चुनाव हुए थे। बीजेपी ने इस जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरा क्रेडिट दिया। गुजरात में भाजपा के दफ्तरों पर जश्न मनाया गया। एग्जिट पोल में भी बीजेपी को शानदार जीत मिलने की उम्मीद जताई गई थी, लेकिन इस बार जीत का रिकॉर्ड एक नया रिकॉर्ड बना। बीजेपी के खाते में 182 में से 156 सीटें आई। कांग्रेस महज 17 सीट ही जीत पाई। वहीं आम आदमी पार्टी को 5 सीटों पर सफलता मिली थी। अन्य के हिस्से में 14 सीटें आई थी। आज जब कांग्रेस दफ्तर पर पथराव, तोड़फोड़ के बाद जब आज राहुल गांधी वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां अपने कार्यकर्ताओं को, अपने बब्बर शेरों को जगाने का काम किया। उन्होंने कहा कि 2017 में हम लोगों ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी थी और बहुत मार्जिनल विक्ट्री बीजेपी को मिली थी। राहुल ने कहा कि उस समय 3 हफ्तों में हमने इतनी बड़ी सफलता हासिल की थी कि बीजेपी को लगभग हराते हराते हम रह गए थे। आपको याद होगा कि 2017 में जो चुनाव हुए थे उसमें अंतिम समय में सूरत का जो बेल्ट था वहां से बीजेपी ने अच्छी खासी जीत हासिल करते हुए कांग्रेस को बैकफुट पर लाया था। अब की बार राहुल गांधी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने 2017 के चुनाव की चर्चा की। साथ ही 2019 का जो परिणाम बेहद निराशाजनक था उसको भी कार्यकर्ताओं के समक्ष रखा। साथ ही ये उनमें जोश भरते हुए कहा कि अब की बार गुजरात में सरकार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की बनेगी। उन्होंने इसके पीछे वही कारण दोहराए जो पूरे देश में बीजेपी के लिए धीरे धीरे नासूर बनते चले जा रहे हैं। वही महंगाई, वही बेरोजगारी, वही किसानों की पतली हालत, पेपर लीक,
जनगणना, जाति जनगणना, कारपोरेट्स का खेल, बड़े पूंजीपतियों का खेल, इन सब चीज़ों को उन्होंने रखा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि पिछली बार 3 हफ्ते में अगर हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं कि बीजेपी को की नकेल पकड़ने में कामयाब हो जाए, तो अभी तो 3 साल का समय बाकी है। 3 साल में अगर हमारे बब्बर शेर जी जान से जुट गए तो कोई ताकत कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को सत्ता पर काबिज कराने से रोक नहीं सकती। ये एक बड़ी चेतावनी उन्होंने गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की गढ़ में जाकर के ये चेतावनी दी है। संसद ने चेतावनी दी पहले, और उसके बाद उनके गढ़ में जाकर के, उनके घर में घुस करके उनको चेतावनी दी है। और इसके पीछे उन्होंने बताया, उदाहरण दिया उत्तर प्रदेश के अयोध्या का, जहां से अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने अच्छी मार्जिन से जीत दर्ज की है। राहुल गांधी ने जैसे संसद में बताया था, उसी ढंग से, उसी लहजे में बताया कि अवधेश जी ने से जब उन्होंने पूछा कि ये कैसे हो गया, तो अवधेश जी ने उनको जो बताया था वो सारी चीजें, जिस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना, उसके लिए किसानों से उचित मुआवजा दिए बगैर वो जमीन छीन ली गई, छोटे छोटे दुकानदारों को, व्यवसायियों को तहस नहस कर दिया गया। ठीक उसी तरह से याद कीजिए जैसे कभी वाराणसी में हुआ था। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने, कि जिस अयोध्या में प्रधानमंत्री ने, बीजेपी सरकार ने, बीजेपी के लोगों ने राम मंदिर, प्रभु श्री राम के मंदिर का भव्य उद्घाटन किया, मेगा इवेंट वहां पर हुआ, लेकिन स्थानीय जनता वहां नहीं थी उस उद्घाटन समारोह में। राहुल ने बताया कि जिस राम मंदिर के एजेंडे को लेकर के लालकृष्ण आडवाणी ने इसी गुजरात से, सोमनाथ मंदिर से, जो रथ यात्रा निकाली थी, और वो जब मंदिर बना और उसका उद्घाटन हुआ, वहाँ तक का जो पूरा प्रोग्राम था बीजेपी का, वो एक झटके में इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में खत्म हो गया, टूट गया। उसी तर्ज पर इस बार गुजरात में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन, जिस तरह से बीजेपी ने कांग्रेस के दफ्तर को तोड़ने की कोशिश की है, उसी तरह से गुजरात में बीजेपी को तोड़ दिया जाएगा और इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की सरकार बनेगी। कार्यकर्ताओं को भी ये बात समझ में आई है। हालांकि अभी 3 साल का समय है, और इस 3 साल तक अगर वास्तव में गुजरात के कांग्रेस कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता और नेता जी जान से जुट गए, तो टक्कर बहुत कांटे की होगी। और हो सकता है कि राहुल ने जो चेतावनी दी है उसको वो अब की बार पूरा करके दिखाएं, क्योंकि सीधा सीधा मसला है कि जब से वो लोग, इन दोनों, जैसा कि मैंने बताया कि दोनों यात्राएं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जनता से जो सीधा संपर्क हुआ राहुल गांधी का,
उसने राहुल गांधी के व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदल दिया है। अब राहुल गांधी वही राहुल गांधी हैं जिनकी बातों को लोग नजरअंदाज कर रहे थे, और ये नजरअंदाज इसलिए कर रहे थे कि उसके पीछे भी कहीं न कहीं आरएसएस और बीजेपी का ही हाथ था कि राहुल गांधी को उन लोगों ने मिलकर के पूरे देश में पप्पू घोषित कर दिया था। आज वही पप्पू उनके लिए सरदर्द साबित होने वाला दिखाई देने लगा है। अवधेश प्रसाद की जीत ने अयोध्या फैजाबाद सीट से इंडिया गठबंधन को एक नई ताकत दी है, नई ऊर्जा दी है, और इसके साथ ही साथ वाराणसी का जो परिणाम रहा है, यहां भी जो जीत का मार्जिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीचे गिरा है, वो भी इंडिया गठबंधन के लिए टॉनिक का काम कर रहा है। अब राहुल गांधी बार बार इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि इस बार नरेंद्र मोदी अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनके ही सर्वेयर ने दो नहीं तीन बार जो सर्वे कराया गया, उसके बाद उन सबों सर्वेयरों ने कहा कि आप यहाँ से चुनाव न लड़ें, नहीं तो हार जाएंगे। और वो काशी से चुनाव लड़ने के लिए आए और बड़ी मुश्किल से बच बचा करके यहाँ से जीत करके निकले। तो ये बीजेपी आरएसएस का जो हिंदू कार्ड था उत्तर प्रदेश में, उस उत्तर प्रदेश में की दो प्रमुख सीट, एक भगवान राम और एक आदिदेव शंकर, दोनों स्थलों से जिस तरह से बीजेपी को एक सेटबैक कह सकते हैं कि जो सेटबैक मिला, वो विपक्ष के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए संजीवनी के रूप में काम कर गया। और यही वजह है कि इस चीज, इन दोनों मुद्दों को, इन दोनों सीटों को लेकर के बार बार अटैक किया जा रहा है बीजेपी के ऊपर, उनके हिंदुत्व के ऊपर, उनकी हिंदुत्व की सोच के ऊपर। और ये सिलसिला अगर गुजरात की दृष्टि से देखें तो 2027 तक, उत्तर प्रदेश को देखें तो 2027 तक, और कुछ अन्य राज्यों में इस साल और अगले साल अगर बीजेपी को हराने में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस सफल हो जाती है, तो एक बड़ा नैरेटिव सामने आएगा जो 2029 में काम आएगा। वो फिजा बदलने के लिए अब समूचे देश में, खास तौर पर हिंदी पट्टी में, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और वो तमाम लोग जो गठबंधन में शामिल हैं, उन सबको युद्ध स्तर पर लगातार बने रहना पड़ेगा। अब जिस राह पर राहुल गांधी निकल चुके हैं, वहां थकने का, रुकने का, विश्राम का, इन सब के लिए कोई जगह नहीं बनती है। अब उन्हें आगे बढ़ना ही है, बढ़ते ही जाना है, और इसी जोश और जज्बे के साथ। आज जो गुजरात के अहमदाबाद से जो संदेश राहुल गांधी ने गुजरात वासियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, उन प्रदेशों के लिए जहां पर कि अभी विधानसभा चुनाव होने हैं, उन सभी जगहों के लिए, सभी कार्यकर्ताओं के लिए जो संदेश दिया है, वो बहुत बड़ा पैगाम है। अगर
कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने उस पैगाम को पकड़ लिया, उस संदेश को पकड़ लिया, तो ये बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण ही नहीं, बहुत भारी पड़ सकता है। अब इसके हालांकि एक चीज और भी है, मैं इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के नेताओं की भी एक अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि जिस अंदाज में राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं और बीजेपी की नज़र और किसी पर नहीं, सीधे सीधे राहुल गांधी पर है। उनके खिलाफ 20-21 मुकदमे भी हैं, मानहानि के मुकदमे भी हैं। नेशनल हेराल्ड केस भी है। ऐसे तमाम जो केसेस हैं, हो सकता है कि फिर से उन्हें फंसाने की कोशिश की जाए, उनकी सदस्यता फिर से सस्पेंड करने का प्रयास हो, उन्हें अरेस्ट, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, राहुल गांधी की भी गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसे में बाकी लोगों को, बाकी पूरे गठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोगों को सतर्क भी रहना पड़ेगा और सेकेंड लाइनअप के तौर पर उन्हें पूरी तरह से तैयार भी रहना पड़ेगा कि अगर कुछ ऐसा उल्टा होता है तो भी कुछ खास असर न पड़ने पाए। ठीक उसी तरह से जैसे T20 क्रिकेट में एक जमे जमाए बल्लेबाज के आउट होने के बाद जब दूसरा बल्लेबाज आता है या दूसरा नॉन स्ट्राइकर जो होता है वो रन रेट को बनाए रखता है, तभी विपक्षी के ऊपर प्रेशर बनता है। तो वो प्रेशर इंडिया गठबंधन के नेताओं को बना करके चलना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी उन्हें भी लेनी पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ जो पिछले 20 साल से 2004 से लेकर के 2000 अब तक कांग्रेस जिस भरोसे पर चलती रही है, ठीक उसी तरह से इंडिया गठबंधन अगर चलेगी, केवल राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इससे काम नहीं चलेगा। इन्हें आगे आने के लिए, एक बढ़त लेने के लिए अपने आप को, हर नेता को राहुल गांधी बनना पड़ेगा, हर कार्यकर्ता को राहुल गांधी बनना पड़ेगा। और ये सबक राहुल गांधी फिलहाल कदम कदम पर देते आ रहे हैं। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने विचारों से अवगत जरूर कराइएगा। अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिए। हम आपके साथ बने हुए हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। ये सफ़र चलता रहे और ये सफ़र तभी चलेगा जब हम और आप एक साथ कदम ताल करते रहेंगे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।